नमस्कार, स्वागत है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे डीसी मोटर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेवल पर। तो यहाँ पर जो डीसी मोटर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए हम फिर से थोड़ा डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन जो पहले से पढ़ा चुके हैं उसमें थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका जो डीसी मोटर का जो पढ़ाया गया था तो यहाँ पर हम फिर से बोलते हैं कि यहाँ पर आपका फील्ड वाइंडिंग है जिसको इक्विवेलेंट सर्किट में एफ और एफ एफ से बनाया गया, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको ए और डबल ए से दिखाया गया। और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को एक सिंगल वायर जो प्लस से स्टार्ट होकर जो कॉइलिंग किया एक पोल में, और वही वायर को लेकर फिर दूसरे वाइंडिंग किया दूसरे पोल में, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम किया। और इस तरह जैसे ही हम यहाँ पर फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा और ये मोटर को फ्लक्स देगा। और दूसरी चीज है कि जो आर्मेचर है उसमें से करंट फ्लो करेगा, तो आर्मेचर में जब करंट होगा और फ्लक्स उसमें से इंट्रैक्ट होगा तो ये आर्मेचर में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट को फिर से बनाते हैं। तो आप जब डीसी मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट तो पहले बनाओगे, तो उसको पहले ठीक से बनाना कि आपका जो फील्ड कॉइल है वो परपेंडिकुलर दिखे पहले तो, और दूसरा है कि आपका जो आर्मेचर है वो बड़ा हो और कंपेयर टू द ब्रश, और इस ब्रश को आप यहाँ से स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट में दे दिए, लगा दिए। और ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया V, और ये आपका F एंड डबल F LFA, L लाइन के साथ, F फील्ड के साथ, A आर्मेचर के साथ। तो यहाँ पर मैं इस आर्मेचर को दो बार बनाऊंगा ताकि आर्मेचर को हम इक्विवेलेंट सर्किट में किस तरह लोड के साथ दिखाते हैं वो दिखा सकें। तो यहाँ पर अगर हम कपलिंग करके दिखाते हैं तो दूसरे एक वायरिंग के साथ, तो अगर इसके साथ एक कपलिंग किया जाए, यानी डीसी मोटर को हम एक जनरेटर के साथ भी लगा सकते हैं। और क्योंकि जनरेटर को भी हमें रोटेट करना है ना, तो हमें जनरेटर है घर में तो उसको घुमाने के लिए तो हमको मोटर या कुछ चाहिए, तो हम उसको फ्यूल पंप या फिर पेट्रोल या डीजल से भी घुमा सकते हैं, या फिर हम एक डीसी मोटर से भी एक डीसी जनरेटर को दे सकते हैं, या फिर एक डीसी जनरेटर एक लोड की तरह भी काम करेगा। तो इस तरह हम डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग और करके हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। या फिर इस मोटर को हम इस तरह से लाइन दो खींचकर और यहाँ पर एक लोड का सिंबल दे देते हैं। तो इस तरह हम ये लोड सिंबल दे दिए और लोड को दिखा दिए कि इसका एक इनर्शिया भी है J, और ये एक स्पीड से घूम रहा है, तो ये हो गया आपका J ओमेगा स्क्वायर, और इसका फ्रिक्शनल वाइंडिंग है B, ये ओमेगा। और और बहुत डिटेल्स में भी जा सकते हैं पर यहाँ हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसका जो लोड टॉर्क है वो हम दिखाते हैं TL, तो यहाँ पर आपका TL हो गया, और जो टॉर्क दे रहा है मोटर वो हो गया आपका TE। ये जो TL है ये अपोजिट ही होगा क्योंकि लोड चाहेगा ना, तो उसको जो टॉर्क दे रहा है उसको अपोज करे, तो ये आपका TL हो गया। और जो स्पीड है वो रोटेशन है, उसको आप ओमेगा दिखा दिए, तो ये आपका हो गया T। तो ये तो हो गया कि टॉर्क कैसा दे रहे हैं हम लोड को, क्योंकि यहाँ टॉर्क है तो ये टॉर्क क्या चीज है ये मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। तो हमको मालूम है कि जो टॉर्क है वो कहीं ना कहीं पावर के साथ भी रिलेटेड है। तो हम यहाँ जो बैक ईएमएफ होता है उसको EB बोलते हैं, और RA होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर इक्वेशन से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस
अब E प्लस, क्योंकि ये अगर KVL पुट करें V इज इक्वल टू E प्लस IA RA, तो इस चीज को हम यहाँ पर EB लिखते हैं क्योंकि ये बैक EMF है, तो हम इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं कि EB इज इक्वल टू V माइनस IA RA। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी EB का जो एक्सप्रेशन है उसको देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो EB का जो एक्सप्रेशन है, EB क्या है, बैक EMF है, तो EB को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, EB इज इक्वल टू फाई जेड एन पी बाई ए डिवाइडेड बाई 60। यही है एक्सप्रेशन। तो इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं कि इसको जेड पी बाई ए एक अलग लिख दिया और फाई को अलग से लिखा, और n बाय 60 को हम स्मॉल n लिख दिए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया। अभी यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 पाई मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया इतना। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, इस टर्म को हमने कांस्टेंट लिया, बोला कि ये kb है, और ये फाई को वैसे ही लिया, और n 2 पाई ये क्या चीज है, n होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो हम इसको 2 पाई f भी बोल सकते हैं, जो कि नथिंग बट ओमेगा। तो EB को हम इस तरह स्पीड और फ्लक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन ये है कि टॉर्क इनटू स्पीड इज इक्वल टू पावर, विच इज इक्वल टू, वो क्या होता है, वोल्टेज EB और IA। तो हमारा, हम इस एक्सप्रेशन से क्या चाहिए हमको, टॉर्क एक्सप्रेशन। तो टॉर्क हो गया हमारा EB IA डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो EB का वैल्यू पहले से ऊपर से हम ले लेते हैं, KB फाई ओमेगा इंटू IA बाय ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा में कैंसिल हो गया। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, तो इसको हम T भी लिख सकते हैं, T का हो गया KB फाई इंटू IA। तो T का वैल्यू भी यहाँ डन, EB का वैल्यू भी डन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम EB का वैल्यू यहां से लेंगे और यहां से हम IA का वैल्यू लेंगे और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो EB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, KB फाई इंटू ओमेगा, V माइनस IA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, RA पहले लिख देते हैं, IA का वैल्यू है T बाय KB फाई, ठीक है। और फिर अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ ओमेगा को टर्म को यहाँ लिखेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं पेन के। तो इसमें हम सिर्फ ओमेगा लिखते हैं, यहाँ पर KB फाई को नीचे कर लेते हैं, V बाय KB फाई माइनस RA बाय KB फाई, दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा KB फाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर टॉर्क हो गया T। ये इतना एक्सप्रेशन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें चाहिए स्पीड टॉर्क, तो यहाँ पर स्पीड और टॉर्क हो गए। तो इस एक्सप्रेशन को तो समझते हैं। इस एक्सप्रेशन में ओमेगा का जो वैल्यू है, तो ओमेगा हो गया स्पीड, तो इसमें जो टर्म है V बाय KB फाई, ये तो कांस्टेंट ही रहा ना, तो इस कांस्टेंट टर्म है, और दूसरा जो टर्म है वो है माइनस RA बाय, या फिर माइनस को नहीं लेते हैं अभी, RA बाय KB फाई होल स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सप्रेशन को देखें, y इज इक्वल टू कांस्टेंट C माइनस, ये हम इसको स्लोप लें m, और t हमारा x, क्योंकि हमें स्पीड और टॉर्क ही चाहिए, तो y इज इक्वल टू C माइनस m x। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस C, सही है। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया, इसको अगर हम लाइन में दिखाएं तो कैसे दिखेगा, तो C है y इंटरसेक्शन, तो ये आपका C हो गया, और m हो गया माइनस है, तो माइनस का स्लोप हो गया, ये माइनस स्लोप हो गया, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया y। तो ऐसे दिखेगा, अगर ये स्लोप
कम है, बहुत ही छोटा है, तो ये वाली लाइन है वो ऐसी नहीं रहेगी, पर ये बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए स्लोप कितना कम हो गया। अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो ये आपकी जो वैल्यू है, अगर स्लोप बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो स्लोप है बहुत ही कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्लोप आर ए वैल्यू RA/KB5, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होता है, तो ये जो स्लोप है ये बहुत ही कम है। तो हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, x क्या था हमारा टॉर्क, तो ये हो गया आपका टॉर्क, और y क्या था हमारा स्पीड, तो y को हम यहाँ पर स्पीड ओमेगा लगा देते हैं, ये स्पीड हो गया। और जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट है v/KB5, तो ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म हुआ, और ये जो हो गया आपका स्लोप हो गया। स्लोप कितना है, RA/KB5²। तो इसकी आवश्यकता नहीं है इतना कुछ लिखने का, बट अगर कोई पूछा जाए तो समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो डीसी शंट मोटर है, तो जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट लिया है, वो इक्विवेलेंट सर्किट दरअसल हम इसको बोलते हैं, ये होता है डीसी शंट मोटर। ये इक्विवेलेंट सर्किट बहुत तरीके से हो सकता है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर। फील्ड वाइंडिंग अगर पैरेलल में है तो शंट है, सीरीज में है तो सीरीज मोटर, अगर अलग से है तो सेपरेटली मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। बट डीसी शंट मोटर जनरली प्रीफर किया जाता है जब हमको एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए। हम लोग यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अगर डीसी शंट मोटर हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, तो करंट बढ़ने का मतलब है कि अगर करंट को बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क भी बढ़ रहा है। अगर हम टॉर्क को बढ़ा रहे हैं तो भी स्पीड ज्यादा कम नहीं हो रहा, मतलब स्पीड नियरली कांस्टेंट दिखता है, क्योंकि जो वैल्यू बहुत ही कम है, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो नियरली बहुत ही कांस्टेंट रहेगी। अगर हम एक लोड लेते हैं कि इतना ही हमारा मैक्सिमम लोड है TL, तो ये स्पीड ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है, स्पीड उतनी ही रही है, बहुत ही कम स्पीड ड्रॉप होगी, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर हाँ सप्लाई वोल्टेज कम हो जाए किसी कारण, तो आप हायर सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे कि इसके कारण सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है। सप्लाई वोल्टेज कम होने से तो स्पीड में ड्रॉप ज्यादा हो जाती है। पर यहाँ पर हम देखें डीसी शंट मोटर क्या होता है ना, डीसी शंट मोटर में हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है, और इस तरह हमें एक अच्छा सा डीसी शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड के लिए काम करता है। पर वहीं पर अगर इस फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में लगाते हैं, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, पर सिर्फ जान लीजिए कि अगर डीसी शंट मोटर की जगह यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर होता, तो उस मोटर में क्या होगा ना, जैसे ही आप लोड लगाओगे तो स्पीड पूरा कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। ये अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी मोटर चाहिए जब हम दीवार में कहीं पर होल करते हैं, तो हमको चाहिए कि जैसे ही हम लोड बढ़ाएं तो स्पीड उसकी कम हो जाए थोड़ी सी, तो कम हो जाने से ना वो ज्यादा मोटर सेफ रहेगा। तो डीसी शंट मोटर की अलग एप्लीकेशन होती है जहां पर कांस्टेंट स्पीड जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक हम जानते हैं कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जितना सिलेबस है उसी हिसाब से थोड़ा सा काफी है इतना। तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको अगर हम किसी बुक में देखें तो ये बुक में आपका सीधा ऐसा दिखाएगा कि ये आपका स्पीड है ऐसे n, क्योंकि ओमेगा भी दिखा सकते हैं n, और टॉर्क। तो ये आइडल कंडीशन में डॉटेड लाइन हो गया, और अगर हम स्पीड टॉर्क बनाए तो ये इस तरह आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ये आपका क्यों हुआ वो इक्वेशन यहाँ पर है, क्यों ऐसा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, तो यहाँ आप जाने। तो ये आपकी जरूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन टी का एक्सप्रेशन इतना इम्पोर्टेंट जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मालूम पड़े कि ये जो V इज इक्वल टू EB और प्लस IARA है, और EB इज इक्वल टू V माइनस IARA है, और EB के एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखो, IA के एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखो, और इन दोनों को आप डिराइव कर लो। EB और IA की वैल्यू लिखने के बाद आपको ओमेगा और T के रिलेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है C माइनस M, ये स्लोप है, इंटू X।
तो टॉर्क जैसे बढ़ेगा तो y आपका बहुत ही धीरे धीरे कम होगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह आपका डीसी मोटर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुआ। जितना फर्स्ट ईयर के लेवल में, इसके हायर सेमेस्टर्स में और भी डिटेल कितने टाइप का डीसी मोटर होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उनके फिर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वो अलग डिस्कशन हायर सेमेस्टर्स में होंगे। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो के देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।